दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी की लिखी कहानी चोरी चोरी चुपके चुपके। शाम के 7:30 बज रहे थे। ईस्ट एंड शॉपिंग मॉल में काफी भीड़ थी। क्रिसमस सीजन के चलते मॉल में यहाँ वहाँ क्रिसमस ट्री सजे हुए थे। इसी भीड़ में अखिल भी था, जो मेल गारमेंट्स के सेक्शन में यहाँ वहाँ नजरें दौड़ा रहा था। एक्सक्यूज मी गार्ड साहब, ये टाई किधर मिलेंगी? अखिल ने पूछा तो गार्ड ने सामने इशारा कर दिया। अब इससे पहले कि कहानी को आगे बढ़ाएं, आपको बता दें कि वो टाई अपने लिए नहीं, अपने होने वाले ससुर के लिए उसको चाहिए थी। दरअसल अगले महीने अखिल की गर्लफ्रेंड सुरभि उसको पहली बार अपने पापा से मिलवाने वाली थी। सुरभि का प्लान था कि मिलने से पहले अखिल उसके पापा को 1-2 गिफ्ट भिजवा दे, ताकि वो जब मिले तो पापा के मन में थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रहे। खैर, तो हुआ यूं कि अखिल ने टाई खरीदी, पैसे दिए और बिल देखते हुए बाहर निकलने लगा। लेकिन तभी उसकी नजर सामने के काउंटर पर पड़ी। वो ठहर गया। काउंटर पर एक बेहद खूबसूरत टाई पिन रखी थी, चमचमाती हुई टाई पिन जिसके बीच में नीले रंग का नग लगा था। और इत्तेफाक की बात यह कि काउंटर के आसपास न कोई गार्ड था न कैमरा। अखिल का प्लान अंकल को सिर्फ टाई गिफ्ट करने का था, टाई पिन नहीं। और वो खुद भी टाई पिन इस्तेमाल नहीं करता था, यानी कुल मिलाकर ये आइटम उसके लिए बेकार था। लेकिन फिर भी न जाने क्यों उस टाई पिन के लिए अखिल का दिल मचलने लगा। वो चाहता तो खरीद भी सकता था, लेकिन उस पल वो उस टाई पिन पर हाथ साफ करना चाहता था। रुकिए रुकिए रुकिए, अरे आप लोग अखिल के बारे में कोई राय मत बना लीजिएगा। ना 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 ना, बहुत नेक, बहुत मेहनती, बहुत सुलझा हुआ लड़का था। बस ये एक आदत थी उसमें, और आज से नहीं, बचपन से वो अक्सर ऐसी चीजों पे हाथ साफ कर दिया करता था जिनकी उसको कतई जरूरत नहीं होती थी। क्यों, ये वो भी नहीं जानता था। आलम यह था कि उसका घर ऑफिस से चुराई हुई स्टेशनरी, सोसाइटी ऑफिस से चुराए हुए पेन, होटलों से चुराए हुए एशट्रे, बगल वाले गुप्ता अंकल के कुत्ते की चेन और न जाने किन किन ऊल जलूल चीजों से भरा हुआ था। खैर, तो अखिल के मन में एक आवाज गूंज रही थी, उठा ले उठा ले उठा ले। उसने दाएं बाएं देखा और जब पक्का हो गया कि कोई नहीं है तो दबे पांव काउंटर के पास पहुंचा और इधर उधर देखकर ला 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 करते हुए टाई पिन के डब्बे को उठाया और जेब में सरका लिया। आहा, ऐसी गजब की संतुष्टि मिली उसे कि पूछिए मत। चेहरे पे सुकून की मुस्कुराहट आ गई। लेकिन ये क्या, वो बाहर निकल ही रहा था कि अचानक जोर का सायरन बज गया। उसके हाथ पैर फूल गए। देखा तो सामने से एक गार्ड गुस्से में भागता हुआ चला आ रहा है। अखिल बहुत धार्मिक तो नहीं था, लेकिन उस एक पल में उसको भगवान, अल्लाह, वाहेगुरु, जीसस सब याद आ गए। हार्ट अटैक का नाम तो सुना ही होगा आपने। वही होने वाला था अखिल को। 3-4 गार्डों ने आके अखिल को घेर लिया। डंडा हिलाते हुए बड़ी बड़ी मूंछों वाला गार्ड बोला, क्या हो रहा था ये, हैं? अखिल ने मासूमियत से मुस्कुरा के जेब से डब्बा निकाल कर सामने बढ़ाते हुए कहा, अब कुछ नहीं, मैं तो बस चेक कर रहा था कि ये जेब में फिट आ जाता है कि नहीं है। ये तो आ जाता है, बढ़िया है भाई, बढ़िया। भाई साहब, इसका बिल किधर बनेगा? दूसरा गार्ड बोला, बाहर तो नहीं बनेगा, है जहां आप जा रहे थे। और इसके बाद जो हुआ वो ना पूछिए। बेचारे अखिल की धुनाई होने लगी। मजमा लग गया, घनघोर बेइज्जती। पुलिस को बुलाने की तैयारी होने लगी। लेकिन तभी एक आवाज गूंजी, छोड़िए उसे, इनफ इज इनफ, लीव हिम। सूट बूट पहने एक अधेड़ उम्र के शख्स की बात सुनकर गार्ड जरा पीछे हुए तो मैनेजर बोला, सर यू डोंट नो, इसने चोरी किया है, शॉपलिफ्टिंग। कोई चोरी नहीं किया, यह बीमार है। जेब से अपना विजिटिंग कार्ड निकाल कर दिखाते हुए बोले, आई एम अ साइकियाट्रिस्ट, पी के भल्ला। ये मेरा पेशेंट है, इसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है। सब हैरानी से कुछ देर दोनों को देखते रहे। फिर अखिल को जाने दिया गया। मॉल के बाहर आकर भल्ला साहब बोले, अच्छे घर के लगते हो, इसलिए झूठ बोल के बचा लिया मैंने, वरना। अखिल बोला, सर लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूँगा, एक्चुअली मुझको चीज़ें चुराने की लत है बचपन से,
अक्सर फंस जाता हूं मैं, वरना मैं चोर वोर नहीं हूं। आई वर्क इन अ बैंक सर। भल्ला साहब उसे कुछ देर देखते रहे, फिर कुछ सोचकर अपने साथ क्लिनिक चलने को कहा। क्लिनिक पहुंचकर उससे कुछ सवाल जवाब किए उन्होंने। काफी देर तक डायग्नोज करने के बाद गला खखार के टेबल पे रखा पेपर वेट घुमाते हुए बोले, तुमको क्लेप्टोमेनिया है। अखिल हैरानी से बोला, व्हाट वाज दैट सर? क्लेप्टोमेनिया ये एक तरह का डिसऑर्डर होता है। इसमें लोगों को वो चीज़ें चुराने की अर्ज होती है जिनकी उनको कोई ज़रूरत नहीं होती है। चोरी एक नशा बन जाती है। उन्होंने आगे बताया कि ये बीमारी इंग्लैंड के राजा जॉन पंचम की वाइफ को भी थी, जो अक्सर जौहरियों की दुकान से जेवर चुरा लाती थी, और ये भी कि कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को भी ये डिसऑर्डर है। अखिल हैरान था। उसे तो पता ही नहीं था कि उसको इतनी हाई फाई बीमारी है, हैं? खैर डॉक्टर भल्ला ने कहा कि घबराने की बात नहीं है, योगा, दवाइयां और कुछ एक्सरसाइज से ये ठीक हो जाएगा। ये सुनकर अखिल ने राहत की सांस ली, लेकिन शायद वो दिन ही खराब था। उसकी सांस फिर अटक गई जब उसकी नजर दीवार पे लगी एक तस्वीर पे पड़ी। तस्वीर में डॉक्टर भल्ला के साथ अखिल की गर्लफ्रेंड सुरभि मुस्कुरा रही थी। नीचे लिखा था, बेस्ट फादर ऑफ द वर्ल्ड। तो यानी डॉक्टर भल्ला ही उसके होने वाले ससुर। अखिल की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। इसे कहते हैं कि नमाज माफ कराने गए थे, रोजे गले पड़ गए। मॉल गए तो इसलिए थे कि गिफ्ट खरीद कर होने वाले ससुर साहब को इम्प्रेस कर सकें, लेकिन बन गए चोर, हैं? खैर दवाइयां लेकर अखिल किसी तरह हड़बड़ाते हुए क्लिनिक से निकल तो आया, लेकिन घर पहुंच के भी उसकी सांस अटकी हुई थी। अब क्या होगा? भल्ला अपनी बेटी की शादी मुझ जैसे चोर से क्यों करेगा? और बनले हीरा है। वो खुद को कोस ही रहा था कि लैंडलाइन फोन बजा। हेलो। दूसरी तरफ उसके मकान मालिक रजा साहब थे। कैसे हो बेटा? बेटा वो सोचा याद दिला दूं कि अगले महीने घर खाली करना है? मेरा अमेरिका वाला भतीजा। हाँ मुझे पता है वो आ रहा है, मैं खाली कर दूंगा, मैं घर देख ही रहा हूँ सर, थैंक यू कहकर अखिल ने झल्ला आकर फोन रख दिया। लेकिन फोन फिर से घनघनाया तो वो तेज आवाज में चीखा, मैंने कहा था ना मैं। ओह आई एम सॉरी सुरभि, मुझे लगा रजा साहब थे मकान मालिक हमारे। थोड़ी बातचीत के बाद सुरभि ने पूछा, तो पापा के लिए टाई लिया है ना? अखिल के मन में तो आया कि कह दे, टाई क्या, मैं तो टाई लगाने वाले से भी मिलाया हूं। उस पूरे हफ्ते अखिल के जहन में जैसे नगाड़े बज रहे थे। रोजाना ऑफिस से लौटकर चोरी के ऊल जुलूल सामान से भरे अपने कमरे में बैठा वो सोचता रहता कि अब करे तो क्या करे। अखिल एक बात तो जान गया था कि अब भल्ला अपनी बेटी की शादी उससे नहीं करने वाला, लेकिन हाँ उनकी दी हुई दवाइयों से कुछ फायदा महसूस हो रहा था। इसलिए उसने सोचा कि यह बात जब खुलेगी तब खुलेगी, तब तक कम से कम अपना इलाज तो करा लिया जाए, हैं? वैसे भी अब क्लिनिक ना जाने से क्या फर्क पड़ता। तो अगले दिन ऑफिस से हाफ डे लेकर अखिल पहुंच गया डॉक्टर साहब के पास। कुछ देर की बातचीत के बाद डॉक्टर भल्ला टेबल पे रखे पेपर वेट को घुमाते हुए बोले, ओके गुड, सो नाउ विल डू एन एक्सरसाइज, ओके? योगा और दवाओं से तुमको कुछ आराम तो हुआ है, लेकिन अब तुम्हारे मन में चोरी को लेकर एक डर बैठाना है। इसलिए तुमको जानबूझ के किसी एक ऐसी जगह पर चोरी करनी होगी जहां तुम पकड़े जाओ। अखिल को मॉल याद आ गया। वो बोले, मॉल जैसी जगह ना हो, हाँ कोई सेफ जगह हो जहां सिर्फ बेइज्जती हो, मार ना पड़े। इससे क्या होगा कि तुम्हारे मन में डर बैठ जाएगा, हैं? और चोरी की अर्ज नेचुरली खत्म हो जाएगी। दिस इज अ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल। डॉक्टर साहब की बात अखिल को समझ तो आ गई, लेकिन ऐसी कौन सी जगह हो सकती थी जहां चोरी भी हो और मार भी ना पड़े, हैं? वक्त गुजरता रहा और वो तारीख भी आ गई जब अखिल को सुरभि के डैडी से ऑफिशियली मिलना था। तो आखिर तुम कब मिलोगे डैडी से? कॉफी हाउस में आमने सामने बैठे हुए सुरभि अखिल पे चिल्ला दी। तो उसने पहले तो मॉल में खरीदी वो टाई पापा को देने के लिए उसको दे दी, और फिर समझाया कि वो अगले हफ्ते जरूर जाएगा, अभी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। सुरभि थोड़ा नाराज तो हुई, लेकिन वो सुलझी हुई लड़की थी। अगले हफ्ते के लिए मान गई। लेकिन घर लौटकर अखिल के जहन में उस शाम भी यही चलता रहा कि चोरी कहाँ की जाए। वो क्लेप्टोमेनिया से आजाद होना चाहता था। वो सोच ही रहा था कि उसका फोन बजा। हेलो, हाँ बेटा मैं रजा बोल रहा हूँ। हाँ सोचा याद दिला दूं कि वो मेरा अमेरिका वाला भतीजा है। रजा साहब वही बात फिर बोल रहे थे।
लेकिन अखिल के मन में उसी वक्त एक आइडिया आया। उसने फोन रखने के बाद यह तय किया कि वो अपने मकान मालिक रजा साहब के घर में चोरी करेगा। वहां पिटने का डर भी नहीं है और इमेज खराब हुई तो क्या फर्क पड़ता है, अगले महीने तो ये सोसाइटी छोड़नी है, हेंस प्रॉब्लम सॉल्व्ड। अगली शाम ऑफिस से लौटने के बाद अखिल अपने घर ना जाकर रजा साहब के यहाँ गया। रजा और उनकी वाइफ घर पे थी। आओ अखिल, आओ आओ आओ, अरे अब तो कुछ दिन के ही मेहमान हो तुम इस बिल्डिंग में, है उन्होंने कहा। तो अखिल बोला, तभी तो सोचा कि मुलाकात कर लूं, बिट्टू कहाँ है? कुछ देर इधर उधर की बात करने के बाद रजा साहब अंदर वाले कमरे में चले गए और आंटी किचन में। अखिल उनके छोटे बेटे बिट्टू के साथ खेलने का बहाना करता रहा और तिरछी नजरों से देखता रहा कि घर में क्या क्या चुराया जा सकता है कि पकड़ लिया जाऊं। उसके कान में डॉक्टर भल्ला की हिदायत भी गूंज रही थी, बेइज्जती होनी चाहिए तभी तो डर बैठेगा मन में। कितनी अजीब बात थी ये कि अखिल खुद अपनी बेइज्जती कराने आया था। तभी उसकी नजर सामने रखे एक डिब्बे पर पड़ी। डिब्बा चारों तरफ से रैप था, जैसे कुछ कीमती चीज हो उसमें। बस फिर क्या था, अखिल ने चुपके से डिब्बा उठाया और दरवाजे पे खड़ा होकर इंतजार करने लगा कि रजा साहब ड्राइंग रूम में आए, तब वो डिब्बा लेके बाहर निकले ताकि रजा देख ले। 3 मिनट ही गुजरे थे कि दूसरी तरफ से आवाज आई, हाँ बेटा। अखिल ने घूमकर किचन की तरफ देखा। आंटी थी। बोली, हाँ हाँ ये ले आओ, तुम्हारे लिए कोरियर आया था दोपहर में, सॉरी बिट्टू ने जरा पैकिंग खोल दी। अखिल को आज यकीन हो गया था कि उसके दादा सही कहते थे, इज्जत और बेइज्जती दोनों ऊपर वाले के हाथ में है। किस्मत खराब थी अखिल की। डॉक्टर भल्ला की बताई थेरेपी तो हो नहीं पाई, लेकिन एक हफ्ता और बीत गया। एक शाम वो ऑफिस से घर लौटा ही था कि सुरभि का फोन आया। हेलो सुरभि, कैसी हो? अखिल ने कहा तो वो बोली, बुरी हूं और अगर तुम परसों पापा से मिलने घर नहीं आए तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। अखिल की कहानी अब क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रही थी। सूझ ही नहीं रहा था कि करे तो क्या करे। उसे ये तो पता चल गया था कि डॉक्टर भल्ला अपनी बेटी की शादी उस जैसे क्लेप्टोमेनियाक से तो बिल्कुल नहीं करेंगे। तभी अखिल का मोबाइल बजा। स्क्रीन देखी तो डॉक्टर भल्ला लिखा था। अखिल के माथे से पसीना बहने लगा। उसने कॉल रिसीव नहीं की। पास रखे उसी टिश्यू पेपर के बॉक्स से एक पेपर निकाल के माथा पोंछा जो उसने अपने बॉस की कार के डैशबोर्ड से चुराया था। एनीवे, पसीना पोंछते हुए उसने दीवार पे लगे भगवान के कैलेंडर की तरफ हाथ जोड़ के कहा, हे भगवान कुछ रास्ता दिखा दे प्लीज। और उसी क्षण एक चमत्कार हुआ। उसके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कुराहट उभर आई। दरअसल उसे मुसीबत का हल मिल गया था। उसने सोचा कि वो क्लेप्टोमेनियाक है कि नहीं ये साबित तो उसे खुद करना है ना। तो अगर वो कल क्लिनिक जाके खुद डॉक्टर भल्ला से कह दे कि उसने योगा, दवाएं, एक्सरसाइजेस सब किया और अब वो पूरी तरह से ठीक है, तो परसों भल्ला कम से कम उसकी बीमारी की वजह से ना तो नहीं करेंगे, हैं? अब बाकी वजह तो पहले भी रहती थी। ये बात जम गई उसे हैरानी हो रही थी कि उसने अब तक ये बात क्यों नहीं सोची। खैर, बेटर लेट देन नेवर। तो बस यही सोचकर अगली सुबह अखिल साहब चल पड़े डॉक्टर पी के भल्ला की क्लिनिक की तरफ। क्लिनिक में कुछ पेशेंट्स पहले से थे, लिहाजा इंतजार किया। अखिल के हाथ में मिठाई का डब्बा भी था। कुछ देर बाद रिसेप्शनिस्ट ने अखिल को अंदर जाने के लिए कहा तो अखिल पहले तो चेहरे पर मुस्कुराहट लाया, फिर अंदर पहुंचते ही बोला, थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लीजिए मिठाई खाइए। भल्ला साहब अपनी पुरानी आदत के मुताबिक मेज पे रखा पेपरवेट घुमाते हुए बोले, ओ गुड, तो तुम ठीक हो गए हैं? अब मैं बिल्कुल ठीक हूं सर, बस आपकी बताई थेरेपी की थी, हैं? मकान मालिक के घर पे चोरी करते हुए खुद को पकड़वा दिया, उसने खूब बेइज्जती की, अब तो बहुत डर लगता है। अरे क्लेप्टोमेनिया की ऐसी की तैसी, चोरी वोरी की जरा भी अर्ज नहीं होती अब। अखिल एक सांस में बोल गया। कुछ देर की बातचीत के बाद अखिल डॉक्टर भल्ला को यह यकीन दिलाने में कामयाब हो गया था कि वो अब पूरी तरह से ठीक हो गया है, यानी अब वक्त था पर्दे को गिराने का। आज जिंदगी और मौत का सवाल था। अखिल भगवान का नाम लेकर हिम्मत करके भल्ला साहब के घर पहुंच गया। बस यहीं रुको किनारे, उसने ऑटो ड्राइवर से कहा। कुछ देर बाद डरते डरते एक बड़े से काले गेट पे लगी डोरबेल दबाई।
उसकी धड़कनें तेज हो रही थीं। इत्तेफाक से दरवाज़ा सुरभि ने खोला। कैसा मूड है, गुस्से में तो नहीं है? अखिल ने जल्दबाजी में पूछा तो सुरभि बोली, मूड का छोड़ो, वो है ही नहीं। बोले क्लिनिक जा रहा हूं और तुमको भी वहीं भेजने के लिए कहा है। अखिल घबरा गया। क्लिनिक में? मगर क्यों? सुरभि ने कहा, वो तो पता नहीं, बोले वहीं बात करना चाहते हैं तुमसे, अब तुम वहीं जाओ जल्दी। अखिल सुरभि के कहने पर क्लिनिक की तरफ चल तो दिया, लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि वजह क्या हो सकती है। क्लिनिक पे क्यों बुलाया है? खैर कुछ देर बाद वो क्लिनिक के रिसेप्शन पे पहुंचा तो आज और कोई मरीज नहीं था। शायद उन्होंने सारे अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिए थे। अखिल ने डरते डरते केबिन का दरवाज़ा खोला और कांपती हुई आवाज़ में कहा, मे आई कम इन सर? डॉक्टर भल्ला, जो अभी भी टेबल पर रखे पेपर वेट से खेल रहे थे, उन्होंने अखिल को देखा और बिना हैरानी के अंदर आने का इशारा किया। अखिल चुपचाप कुर्सी पे बैठ गया, उनकी तरफ देखने लगा। उन्होंने कहा, यही सोच रहे हो ना कि मैं हैरान क्यों नहीं हूं? अखिल ने कहा, नहीं तो एक्चुअली हाँ। वो बोले, सुरभि की पसंद तुम थे, ये मैं उसी दिन जान गया था जब तुमने मुझे वो टाई भिजवाई थी, क्योंकि उस दिन मॉल के बाहर तुमसे बात करते हुए वही टाई मैंने तुम्हारे हाथ में देखी थी। और जब सुरभि ने बताया कि तुम बैंक में काम करते हो तो शक मेरा और पुख्ता हो गया। अखिल का मुंह खुला का खुला रह गया। वो बोले, मैं तुम्हारे बारे में सब पता कर लिया है। तुम नेक हो, सुरभि को चाहते हो और वो तुमको चाहती है, और क्या चाहिए हमको? देखो, हमारी कंसर्न तो बस वो क्लेप्टोमेनिया डिसऑर्डर थी और वो तो ठीक ही हो गई है ना? अखिल बोला, जी हाँ, बिल्कुल ठीक हो गई है। भल्ला साहब मुस्कुराए, बोले, तो जाओ फिर अपने पेरेंट्स से मिलवाने का इंतजाम करो। ऑल द बेस्ट। अखिल की खुशी उसके चेहरे पे समा नहीं रही थी। वो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच पापा कहते हुए बाहर आया और सुरभि को फ़ोन करके खुशखबरी दी। वो भी खुशी से चहक उठी। बाहर फ़ोन पे बात करते हुए अखिल ने अपनी पतलून की दाईं जेब में कुछ वजनी सा महसूस किया। देखा तो हैरान रह गया। उसे याद ही नहीं आ रहा था कि बात करते करते आखिर कब उसने भल्ला साहब का पेपर वेट अपनी जेब में रख लिया था। दोस्तों, कहानी खत्म, पैसा हजम।